हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, बताइए कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा सीधा आप जैसे कि थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसका महामैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, महामैराथन कहने का मतलब है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने भी आपके क्वेश्चन जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो 2010, 12, 13 अर्थात कंटिन्यू आए हैं 2023 तक, उन सब पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए आप ये जान लीजिए कि हर साल आने वाले प्रश्नों पर नज़र रहेगी। और इस वीडियो में ध्यान रखना, पूरी बुक के यानी कि पूरी बुक से सबसे महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिए गए हैं और 50+ महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन होंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी के सीधा सीधा एक क्वेश्चन उठाते हैं, अर्थात पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपको एक मोटिवेशन स्पीच देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे देखो आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खाओ कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। बात समझ में आती है। कहते हैं कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफ़ों में कभी भी नज़र नहीं आते। तो आपको कामयाब बनना है और आपको तकलीफ़ों से बिल्कुल दूर रहना है। तो सही है। तो बिना देरी करके पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोला है, वेदो दिध्रु आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें है आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। देखिए मैं सिर्फ इसमें डायरेक्ट आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त आपको डाइवर्सन या थोड़ी आपको इस तरीके से समझाने का वक्त नहीं है कि आपको मैं डिटेल समझाऊं। ये तो सिर्फ आपका एक रिवीजन है, बस रिवीजन करते जाइए। एक विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है Q गुणा 2L, यानी कि Q क्या है, आवेश, 2L क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी। अगर मैं आपको यही समझाने लगा तो देखो समझ जाओगे। भाई मान लो ये कोई रेखा है, सही है। ये मान लिया 2 पॉइंट है A और B। इस पर मान लो कोई एक आवेश रखा है, इस पर एक और आवेश रखा है, यानी कि दो आवेश रखे हैं। अब इनके बीच की दूरी हो गई 12। तो इन दोनों में से आवेश की अल्पतम दूरी, सही है, 12, तथा इन दोनों आवेश के यानी कि दोनों में से कोई सा भी एक आवेश के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। तो इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये रहा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल ई बराबर क्या होता है, ये होता है F/Q0। अगर इसके मात्रक की बात की तो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। या इसका देखिए एक अन्य मात्रक आ जाता है, कभी कभी पेपर में क्या करता है, इसको छुपा के वो दे देता है। तो इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि दोनों मात्रक आपको याद होने चाहिए। तो न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट और मीटर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं हो रही तो इसमें से परिभाषा याद कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये क्या है आपका आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश। तो बस एक यहाँ शब्द लगाइए कि एकांक, जो अगर जो चीज़ नीचे होती है उसमें एकांक शब्द लगाओ, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या है, बल के अनुपात, यानी कि ऊपर नीचे है तो उसे बोला जाता है अनुपात। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम ये परिभाषा कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुनर तो हर देखिए हर किसी में है, साहेब, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो आपको हुनर छिपाना है या छपवाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे द्वारा वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ये रहा, कूलाम के नियम का सैद्धांतिक रूप लिखिए। तो हमें कूलाम का जो नियम होता है उसका सैद्धांतिक रूप लिखना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आई होप समझ गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ लेते हैं। माना Q1 तथा Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो अगर पढ़ने का तरीका देखेंगे F2, यानी कि इस पर के कारण F1 पर के कारण किस पर लगा, 2 पर, वह होता बराबर 1/450 गुणा Q1 गुणा Q2 अपॉन R² इंटू R वैक्टर 1 2, यानी कि जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। समीकरण 1 हो गया। ये यहाँ लिख रहा है जहाँ R12 क्या है, वेक्टर
Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। सही है। अब सेकंड बारी कर लेते हैं, यानी कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। पहले क्या था 1 2, अब क्या है 2 1, तो यहाँ भी क्या आएगा 2 1। बस इसको भी यही लिख देंगे कि जहाँ R21 Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। समीकरण 1 2 कूलॉम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती है। यानी कि अब हमने क्या कर दिया, इसको सदिश रूप में लिख दिया। तो इस तरीके आप इतना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। कह रहा गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, ये बात को जानो। कह रहा गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबंध कुल आवेश यानी कि Q का 1/E0 गुना होता है। क्या है, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ होना चाहिए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/E0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर होता है Q/E0। तो इस तरीके से आपका गॉस की प्रमेय हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। यानी कि आपको विद्युत परिभाषा के साथ साथ इसकी विमा भी बतानी है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में अगर ये कहे तो इसके मात्रक बताइए, तो मात्रक भी आपको भूलना नहीं है, इसलिए मैंने मात्रक भी इसमें लिख दिया है। तो चलिए क्वेश्चन की देखते हैं। ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं आपको सही डिटेल में बताने लगा तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। मैं एक पेज ले लेता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये मैंने एक पेज ले लिया है, इस परिभाषा को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से यानी कि कोई देखिए विद्युत क्षेत्र है, सही है, और इसे किसी बिंदु पर किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से यानी कि पता नहीं कितनी दूर से, तो अनंत से उस बिंदु तक यानी कि इसके क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे क्या कहते हैं यानी कि किए गए कार्य धन परीक्षण मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो इसका मात्रा जूल बटे कूलम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं। यानी कि इसका जूल बटे कूलम भी होता है, इसका वोल्ट भी होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, पेपर में वो क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है। अब ये तो इसके क्या हो गए, इसका भी सूत्र हो गया, ये इसकी क्या होगी मात्रक हो गया। अगर विमा की बात आती है तो विमा होती है विद्युत विभव की विमा होती है ml² T⁻3 A⁻1 होती है। तो इस तरीके से विद्युत विभव की परिभाषा हो गई, आपके मात्रक हो गया और इसकी विमा हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने समविभव पृष्ठ की परिभाषा ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। तो चलिए जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो आपकी ज़िंदगी मिली है, आपको अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, वक्त खराब है तो उसको बदलना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत आसान परिभाषा, आसानी से कर लोगे। अब आता है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो चलिए विभव प्रवणता की परिभाषा को अब ध्यान से देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन यानी कि डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन, देखिए ये क्या है आपका दूरी परिवर्तन है यानी कि डेल्टा एक्स होगी, के साथ विभव परिवर्तन हो गया डेल्टा वी की दर का मतलब होता है बटे यानी कि अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, सही है। अभी विभव में परिवर्तन कितना दिखाया था डेल्टा वी, और दूरी में परिवर्तन कितना लिया था हमने डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से इसको परिभाषा आसानी से किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए ये कह रहा है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि कोई जब संधारित्र की प्लेटें होती है और उनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये बोल रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से
इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेट के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। देखिए सी समानुपाती सी व्यत्यय का होता है 1/v। तो इसके अनुसार समझेंगे। देखिए इसके अंदर जो प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र की विपरीत यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह को प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके कारण परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये 2010 और 2015 और ये आपका 20 में यानी कि हर 4-5 साल बाद दिखाई देता है। तो उम्मीद रखिए आपको किसी न किसी सेट में दिखाई देने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें है विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि धन का मतलब होता है प्लस, परीक्षण को दिखाते क्यू परीक्षण को दिखाते ओ से, आवेश कहते क्यू से, यानी कि प्लस क्यू को धन परीक्षण आवेश कहते हैं। को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी कि लाने में किए गए कार्य को दिखाते हैं डब्लू तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है किसी यानी कि यदि किसी धन आगे देखते हैं परीक्षण आवेश यानी कि Q0 को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर की परिभाषा पढ़ी तो यह था VA माइनस VB बराबर W बटे Q0। तो इस तरीके से ये परिभाषा इसकी तैयार हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। कहते हैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो क्योंकि ये दुनिया फालतू का ज्ञान दे सकती है, साथ कभी नहीं देगी। तो आपको तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी, समझ भी खुद ही बढ़ानी पड़ेगी, सब कुछ खुद करनी पड़ेगी। केवल दुनिया तो केवल आपको एक चीज़ दे सकती है, वो भी फालतू का ज्ञान, और वो भी फ्री में। तो आपको नहीं लेना, आपको एक अच्छी एजुकेशन को सुधारना है। तो चलिए सुधार लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें बोला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी चालक यानी कि तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। इसको दोबारा समझिए कि जब किसी चालक तार होता है कि सिरों यानी कि एक सिरा एक इधर का एक इधर के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग का मतलब बहुत छोटे वेग से, और वो भी क्या होता है नियत यानी कि निश्चित होता है, से गति करते हैं। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए, यानी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है वो हमें बताना है। तो इसमें लिखा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग संबंध जो होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए इसमें N क्या है, E क्या है, A क्या है, VD क्या है। तो I बराबर होता है NEAVD। तो अब देखिए मैंने यहाँ संकेत भी लिख दिए ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। यहाँ N का मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और VD क्या है अनुगमन वेग अभी बताया था, और A क्या है आपका क्षेत्रफल, तथा E है इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो इस तरीके से आपने सारे मान समझ लिए। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखो। तो आपको इसका मात्रक भी लिखना है और इसके साथ साथ इसकी परिभाषा भी आपको बतानी है। तो चलिए बता देते हैं। ये कह रहा चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व यानी कि इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल J, और कैपिटल J बराबर होता है I बटे A। सही है। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि
आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पेयर, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्र का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। सही है। अब आई क्या है यहाँ, धारा, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कहता है। अब प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है विमा लिखिए। तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध के विमा भी लिखनी है और उसका मात्रक भी लिखना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। अगर विमा की बात करी जाए तो विमा होती है ml की घात 3 t की -3 a की घात -2। तो निकल गई, मात्रक भी पता चल गया और विमा भी। अगला क्वेश्चन, अनओम्य प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते उन्हें अनओम्य प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि वह जो रोध प्रतिरोध होते हैं और ओम के नियम का पालन पूर्णतः यानी कि 100% नहीं करते उन्हें अनओम्य प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड बल्ब। अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी इसका आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इतने क्वेश्चन समझे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सामने ये रहा प्रेजेंट। ये बोल रहा है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह न्यूनतम वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इससे म्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई, यानी कि वी डी, देखिए अपॉन का मतलब यानी कि बटे में, वी डी बटे ई। इसका मात्रा की बात करें तो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड। तो इसका ये मात्रा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रा का मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी बराबर होता है म्यू जीरो बटे 4 इंटू आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए म्यू जीरो बटे 4 पाई क्या होता है। तो देखिए ये है आपका म्यू जीरो बटे 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तथा जो ये म्यू जीरो है तो इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। सही है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। यानी कि आपको उदाहरण भी बताना है, उसका क्या बताना है आपको, इसकी परिभाषा भी बतानी है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों, यानी कि जिस क्षेत्र में यानी कि किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होंगी तथा समदूरस्थ होंगी यानी कि समान दूरी पर होंगी, तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर उदाहरण की बात करी जाए तो इसका उदाहरण है लंबी धारावाही परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन भी ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एम्पेयर का परिपथीय नियम। तो एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या है, पढ़ लेते हैं। एम्पेयर के नियम के अनुसार यानी कि एम्पेयर का जो नियम है उसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे नेट धारा यानी कि आई का म्यू जीरो गुना होता है, यानी कि डेल्टा बी इंटू डी एल। ये क्या है आपका पृष्ठ है केस, और वो भी क्या है घिरा हुआ, क्या है घिरा हुआ। ये कह रहा समाकलन पथ द्वारा घिरे यानी कि समाकलन का पृष्ठ जो है घिरा हुआ धारा आई के क्या म्यू जीरो गुना होता है। तो आई होप इतनी समझ में आ गई एम्पेयर का परिपथीय नियम क्या होता है। अब आगे चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। तो यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षोभ के बराबर होता है। धारा सुग्राहिता आई एस के किससे दिखा दे भाई, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को दिखाते हैं आई एस से। तो आई एस बराबर होता है क्यू अपॉन आई। अगर क्यू बराबर पूछा जाए तो क्या होता है इसमें, तो क्यू बराबर होता है आपका NAB और आई हो गया इंटू सी। अब मैंने यहाँ चीज़ें लिख दी हैं, कौन क्या चीज़ होती है ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए एन क्या होता है, कुंडली में फेरों की संख्या, एन है कुंडली में फेरों की संख्या, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर बी की बात करें चुंबकीय क्षेत्र, तथा सी क्या है मरोड़ दृढ़ता है। तो इतनी बात आई होप समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक है विमा, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा के साथ साथ सूत्र और विमा भी बतानी है। तो ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है NI A, जहाँ N क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है प्रवाहित धारा,
अगर एक की बात करें तो ये है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर मात्रा, अब आ जाओ मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, सॉरी गुणा मीटर स्क्वायर। अगर वीमा की बात कीजिए तो वीमा होती है एल स्क्वायर इंटू ए। तो मात्रक वीमा मिल गई, एस का क्या मिल गया? ये सूत्र भी मिल गया। तो दोनों बात, सारी बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्या रहा है आपका? चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, यानी कि किस पे? अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो क्या है? अक्षीय स्थिति में अगर देखा जाए तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय बल क्षेत्र बी बराबर 10⁻⁻⁷ 2m बटे आर की घात 3 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। जहाँ m क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, आर क्या है? चुंबक क्या है आपका? चुंबक के केंद्र से वह दूरी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो आई होप इतनी बात समझ गई होगी। तो ध्यान रखना, इन अक्षीय बिंदु पर पूछा तो अक्षीय बिंदु का ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, विमीय सूत्र भी बताना। सही है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर दोबारा पढ़ने लगा तो देखिए, किसी चुंबक क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत, यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखना भी है और पृष्ठ के क्या होना चाहिए? लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर, देखिए अगर विमा की बात करें तो विमा होती है ml स्क्वायर t⁻2 a की घात -1। सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें है स्वप्रेरक की परिभाषा लिखिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस प्रेरित विद्युत बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है, किसका? स्वप्रेरक का। अब अगला क्वेश्चन, ये अगर आप प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम आए तो ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये लिख रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा से प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताइए। तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी बात है, समझ में सब कुछ आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन निकला। अनुन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए, यानी कि आपको एक उदाहरण भी देना है। तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अनुन्य प्रेरण गुणांक या अनुन्य प्रेरक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बीच बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि हो रही है। इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है, यानी कि इसका जो उदाहरण ट्रांसफार्मर है, सही है, उसकी कार्य प्रणाली है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको समझ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे गामा किरणें हैं। तो सबसे अधिक क्या हो गई? रेडियो तरंगे। अगर सबसे कम की बात करेगा तो आपकी गामा किरणें। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, क्योंकि ये दुनिया फालतू का ज्ञान दे सकती है, आपका साथ कभी नहीं देगी। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन निकला। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो स्पेक्ट्रम है ना, उनकी आवृत्ति को बढ़ते क्रम में लिखना। तो चलिए लिख लेते हैं। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, आवर्त तरंगे, दृश्य विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। तो ये सब मैंने बढ़ते क्रम में लिखे हैं। तो समझ गए होंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए, यानी कि पराबैंगनी के क्या उपयोग हैं वो दो उसमें बताने हैं। तो पहला उपयोग पढ़ लेते हैं। पराबैंगनी किरणों के उपयोग निम्न है। नंबर 1, अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में तथा नकली दस्तावेजों में, यानी कि जो क्या बनते हैं, अंगुलियों के निशानों का पता लगाने में, यानी कि
अगर जब मर्डर होता है या किसी किसी की खोजबीन की जाती है तो हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं। तथा नकली दस्तावेजों को, यानी कि जो नकली कागज़ हमारे किसी भी चीज़ के तैयार हो जाते हैं उनको पता लगाने में किसके पराबैंगनी किरणों के उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए, अनुनादी की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, यानी कि अनुनाद की जो स्थिति होती है उसमें प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं जब इस स्थिति में आवृत्ति अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। जैसे एक्स एल बराबर एक्स सी, और एक्स एल बराबर फॉर्मूला होता है, देखो मैंने लिख रखा ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर तो ओमेगा सी, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। तो आई होप समझ गए होंगे कितना आसान है। नहीं तो देखिए, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, एक्स सी बराबर ओमेगा सी। तो एल कहाँ है इस टाइम, गुणा में, तो गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, और यहाँ भाग में, भाग की चीज़ गुणा में, यानी कि ओमेगा में गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ बचा एल, एल कहाँ आ जाएगा, उठ के यहाँ जाएगा भाग में, यानी कि एल की गुणा में। तो इस तरीके से आप ये हल कर सकते। अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो देखिए 2007, 13, 17, यानी कि हर 4-5 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। तो इस साल भी उम्मीद है कि आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी थोड़ी सी टफ होती है, परंतु मैं इसी तरीके से अपने बताने की कोशिश करूँगा। कहते ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो बदल के दिखाओ। ज़िंदगी में चाहे देखो 10 बार फेल हो जाए या 100 बार, कसम खा लो कि बस ज़िंदगी में आम आदमी यानी कि नॉर्मल आदमी बनकर नहीं जीना, आपको एक बेहतरीन इंसान बन के जीना है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण यानी कि आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या बन जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आपतन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसकी लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीधा पढ़ते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विस्तृत का मतलब होता है बिखरना, सीधे हुए निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है निम्न होता है, n/v-1/u बराबर n-1 अपॉन में r, जहाँ u क्या है पृष्ठ से वस्तु की दूरी और v क्या है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। अगर r की बात की जाए तो r होता है प्यारे बच्चों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आई होप समझ गए होंगे। अगर n की बात की जाए, इसमें जो n है ये क्या होता है, ये होता है आपका पृष्ठ द्वारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से पृष्ठ द्वारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो समझ में आ गया n क्या है, v क्या है, u क्या है और r क्या है, समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है, कांच के पतले लेंस कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना। तो चलिए बता देते हैं। उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी, अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है, सीधे सीधा आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, आपको बतानी है। तो सीधा सीधा क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सूत्र लिखना है अपवर्तन लेंस के लिए, यानी कि पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है ये होता है 1/f बराबर n-1 और कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। अब इसको सूत्र लिखने के बाद आपको ये हिंदी जरूर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी है। इसमें है लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये लिख रहा है, ऐसे
अच्छा हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ये 2006, 7, 10, 12, 19 यानी कि लगभग हर साल आपको देखने को मिल रहा है। तो इस साल भी आपको देखने को 100% मिलेगा और किसी ना किसी साइड में ज़रूर देगा, चाहे आप चेक कर लेना। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहते हैं कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब तक सारे मैंने आंसर दिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से देखी होगी तो मैं से उम्मीद है इसका आंसर जरूर दोगे। यह उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो आपको वो घटना बतानी है जिनमें प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। अगर आपको आते हैं तो इस कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।